द एसिड विद हाईएस्ट के वैल्यू। तो आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए होता है। के ए का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। अब जैसे अगर आपसे हम ये चार कंपाउंड दिए गए हैं, इन चारों कंपाउंड में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए के वैल्यू के बारे में हमको बताना है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ये चीज़ तो इसी से क्लियर हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है। अगर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हमको मेजर करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम देखें तो सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। जैसे इतना पोर्शन और ऐसे इस सिस्टम के ये इतने पोर्शन और इस सिस्टम के इतने पोर्शन, ये सब कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको अगर हम अवॉइड भी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इन चारों कंपाउंड की जो एसिडिटी है वो डिसाइड होगी कि ये जो ग्रुप है इनके ऊपर। अब यहाँ पर जो ग्रुप है इसी का हमें एनालिसिस करना है। तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जैसे के ए होता है वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होता है। यानी जिसके पास जितना ज्यादा माइनस आई पावर होगा, पावर वाला ग्रुप होगा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड में ये कंपाउंड आपका प्लस आई है और ये कंपाउंड, इसमें देखिए दो क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन क्या है? माइनस आई। यहाँ पर ये जरूर माइनस आई है लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में इसका माइनस आई पावर बहुत कम होता है। और ये जो रिंग होता है, रिंग अपने आप में प्लस आई है, ये भी रिंग अपने आप में प्लस आई है, ये क्लोरीन माइनस आई है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि बी के पास दो माइनस आई पावर वाले ग्रुप है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। और जबकि इसके बाद अगर पूछा जाए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो अब देखिए एक कंपाउंड हमारा ये हुआ और इसके अलावा ये कंपाउंड। तो अब ये भले प्लस आई पावर यहाँ पर है लेकिन ये एक माइनस आई पावर काफी ज्यादा प्रभाव डाल देता है। इसलिए अगर कहा जाए बी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, बी के बाद किसका नंबर आएगा? डी का आएगा। अगर डी के बाद पूछा जाए किसका नंबर आएगा तो फिर से आप बताओगे सी क्या आएगा, और सी के बाद कौन सा आएगा? ए आएगा। ये आर्डर ऐसे इसलिए सेट हुआ क्योंकि ए के पास कोई भी माइनस आई पावर वाला ग्रुप नहीं है और बी के पास दो माइनस आई पावर वाले ग्रुप है। इसलिए यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, किसकी एसिडिटी कम होगी। अगले सवाल के ऊपर अगर हम आए तो कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर पीके वैल्यू। तो फिर से वही बात, अब की बार जो एसिडिटी होता है अगर कहा जाए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, लेकिन अगर पी के ए के टर्म में पूछा जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए होता है। यानी के ए ज्यादा होगा तो पी के ए कम होगा, यानी एसिडिटी ज्यादा अगर होगा तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। तो अब देखिए ये तीन कंपाउंड है, तीन कंपाउंड में हमें ये बताना है कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। देखिए ये कॉमन है, सब में इतना कॉमन है, इसलिए जाहिर से बात है कि इसकी एसिडिटी जो बगल में अटैच्ड ग्रुप है इससे डिसाइड होगा। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये पावरफुल माइनस, ये जैसे ये क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में एक OH हटाकर क्या लगा दिया गया? प्लस आई। और ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका इनऑर्गेनिक एसिड होता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है देन किससे? ऑर्गेनिक एसिड। ये हमेशा ये आपको याद होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीकर एसिड होता है किससे? इनऑर्गेनिक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर OH ये जो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है बल्कि इसका मेथिल डेरिवेटिव है, फिर भी ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद कौन ज्यादा एसिडिक होगा?
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम ही एसिड लिखा गया है तो इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल कम एसिडिक होगा। और साथ ही साथ ये जो CO ग्रुप होता है ये -I ग्रुप होता है, और ये पूरा का पूरा ये जो इतना पोर्शन है ये अपने आप में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। इसलिए अगर आर्डर कहा जाए कि इसका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इस कंपाउंड में X होगा। X के बाद कौन होगा? Y के बाद कौन होगा? Z। ये एसिडिटी का आर्डर है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है pKa का आर्डर। तो अगर एसिडिटी का आर्डर ऐसा होगा तो pKa के आर्डर इसका उल्टा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 3 प्रकार के हाइड्रोजन के बारे में चर्चा की गई है, और ये पूछा जा रहा है कि इन तीनों हाइड्रोजन में डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिटी के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिटी का मतलब ये हुआ कि पहले HA कहाँ है? HA यहाँ पे है, HB यहाँ पर है और HC यहाँ पर है। तो देखिए अगर इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से हम दोबारा बना दे रहे हैं, इस तरीके से है। अब यहाँ पर जो H होगा इसको हम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहते हैं, यानी ये जो CH2 है ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्यों कहा गया, इसका नाम क्यों पड़ा? ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि दो माइनस I ग्रुप, यानी ये कौन सा ग्रुप है? -I। ये भी क्या है? -I। -I का मतलब ये जो CO है, CO आपका -I है। तो दो -I के बीच में ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HC होगा। अब HC के बाद पता करें कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके बगल -I ग्रुप है। तो -I ग्रुप जितना ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ही ज्यादा प्रभाव डालेगा यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज करने में, यानी यहाँ वाला हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। ये एक कार्बन की ज्यादा डिस्टेंस पर है इसलिए ये वाला आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो कुल मिला जुला कर HC सबसे ज्यादा एसिडिक, इसके बाद कौन होगा? HB होगा, फिर कौन होगा? HA है। यानी अगर हम बात करें कि जैसे एसिडिटी की बात किया जाए तो अभी अभी हम लोगों को ये पता चला है एसिडिटी के रूप में HC सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर HB, फिर HA। अब क्या लिखा गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यही आपसे पूछा भी गया था। तो सबसे यानी C कहाँ है? C सबसे ज्यादा होगा, C के बाद B, B के बाद A। आपका करेक्ट आंसर ये सही है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्त, और इन चारों ऑप्शन में ये बताना है A और B में आपको बताना है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, जबकि C और D में बताना है मोस्ट बेसिक कौन होगा। तो जाहिर सी बात है A में पहले इन दोनों को कंपेयर करें, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। तो आप पढ़े होंगे कि बेंजोइक एसिड के केस में एक आर्थो इफेक्ट होता है। आर्थो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी बेंजोइक एसिड होगा और इस बेंजोइक एसिड पर अगर यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा होगा तो इस ग्रुप के कारण हमेशा एसिडिटी बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं रहे इसलिए ये कम एसिडिक होगा, और जबकि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो पहले में दूसरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, उसका कारण ये है। तो क्या बताओगे? आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो आपने ये पढ़ा होगा कि बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव के रूप में जब भी आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप हो, चाहे +I ग्रुप हो चाहे -I ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, तो वो हमेशा बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाता है। तो पहले वाले में कौन सा सही होगा? 2। यानी अब ऑप्शन की तलाश करें, या तो ये सही होगा या क्योंकि पहले में दूसरा आंसर B और C में है। अब B वाला में देख लेते हैं मोस्ट एसिडिक कौन है, यानी B में भी मोस्ट एसिडिक देखना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये बेंजोइक एसिड नहीं है बल्कि ये इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर एक CH3+ है। तो आपको पता होगा +I इफेक्ट जो होता है ये एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी +I हमेशा एसिडिक पावर को घटाता है। तो
बी वाले में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो पहला वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमारा तो आंसर यहीं से क्लियर हो गया कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। लेकिन सी और डी की भी हम तलाश कर लेते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो सी में देखिए, अब जैसे ये एनिलीन है, तो कार्बोबेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि आर्थो के कारण एसिडिटी बढ़ता है। तो एनिलीन में लेकिन उल्टा होता है, यहाँ पर आर्थो इफेक्ट के कारण इसकी बेसिसिटी घटती है। तो यहाँ पर सी में कौन सही होगा, ऑप्शन सी में पहला सही होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा इस वाले से। अगर इन दोनों में बात किया जाए तो प्लस आई हमेशा बेसिसिटी को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लस आई होने के कारण डी के केस में दूसरा वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है दोस्तों, बी वाला ज्यादा सही आंसर है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर किसके, मोस्ट बेसिक एटम इन द मॉलिक्यूल। जैसे इस मॉलिक्यूल में दो जगह नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये है, दूसरा नाइट्रोजन ये है। पूछा जा रहा है कि जो सर्किल में लिखा गया है एन, ये मोस्ट बेसिक है कि नहीं है। देखिए, कोई भी नाइट्रोजन बेसिक कब अच्छा होगा, वो बेसिक तभी अच्छा होगा जब इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, यानी लोन पेयर फ्री होगा फॉर डोनेशन, यानी फ्री होगा तभी डोनेट किया जाएगा, यानी अवेलेबल होगा तभी डोनेट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के केस में और इस नाइट्रोजन के केस में हम लोग ये पता करें कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा बेसिक है। देखिए, यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है कंजुगेशन में, क्योंकि जब नाइट्रोजन के बगल ये डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन में हमेशा कौन इन्वॉल्व होगा, डबल बॉन्ड होगा, ना कि लोन पेयर होगा। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो ये लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये लोन पेयर कंपैरेटिवली ज्यादा फ्री है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 है, इस वाला नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, लेकिन ये लोन पेयर फ्री है, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जबकि अगर इसके वाले केस में देखा जाए तो इस नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर हैं। देखिए, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक हाइड्रोजन से, बाकी ये दो नाइट्रोजन, ये जो दोनों हैं इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर। लेकिन ये लोन पेयर किसके कंजुगेशन में है, इस डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, यानी यहाँ पर लोन पेयर फ्री नहीं है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर क्या है, डोनेशन के लिए फ्री है। तो पहले वाले ऑप्शन में ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फॉर मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। इसी तरीके से अब इस तीन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, तीनों नाइट्रोजन में हमें ये पता लगाना है कि जो सर्किल में है वो मोस्ट बेसिक है कि नहीं है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके कंजुगेशन में है। हालांकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये लोन पेयर उतना इन्वॉल्व नहीं होगा कंजुगेशन में, फिर भी हम कहेंगे कि ये लोन पेयर कंजुगेशन में है। ऐसे ये भी लोन पेयर क्या है, ये कंजुगेशन में है, लेकिन इसका लोन पेयर कहीं भी कंजुगेशन में नहीं है। ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है, ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है। तो लोन पेयर इन नाइट्रोजन के पास है जरूर, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ है कंजुगेशन में। तो ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ज़्यादा अवेलेबल है किस चीज़ के लिए, डोनेशन के लिए। इसलिए यहाँ पर भी जो सर्किल लगाया गया है कि ये मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। साइनाइड वाला नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन कहलाएगा, लेकिन अब हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन सा नाइट्रोजन में लोन पेयर ज़्यादा फ्री है, ज़्यादा फ्री है किसके लिए, डोनेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो लोन पेयर है, जाहिर सी बात है कि ये पाई बांड, मतलब ये डबल बांड और ये पाई बांड, ये यहाँ डिसलोकेट हो जाएगा, तो ये भी कंजुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर ये लोन पेयर फ्री नहीं है। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यहाँ का लोन पेयर देखें तो यहाँ का लोन पेयर भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। अब देखिए, साइनाइड वाला लोन पेयर
ज़्यादा बेसिक नहीं होता है। उसका कारण ये है, जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर होता है। यानी परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, बेसिसिटी उतना कम होगा। तो ये वाला भी लोन पेयर डोनेट नहीं किया जा सकेगा। यहाँ का जो लोन पेयर है वो फ्री है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर भी कम है, तो इसलिए बेसिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। साथ ही साथ ये लोन पेयर फ्री है, ये डोनेशन में पार्टिसिपेट हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है। तो देखिए, एसिडिटी का मतलब ये होता है कि एक मतलब ये भी होता है कि इजी डोनेशन ऑफ H प्लस आयन, और दूसरा क्या होता है कि H प्लस, जैसे अगर कोई भी एसिड है, एसिड में से जब हम H प्लस निकाल देंगे तो जो सिस्टम बचेगा उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो ये कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जितना जल्दी रिलीज हो जाए उतना ही अच्छा है। तो जब इसमें से एक H प्लस हम लोग निकालते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, इसमें से भी एक H प्लस निकालते हैं तो ये भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा, इसलिए ये बहुत फास्ट तरीके से H प्लस आयन को निकालेगा, जबकि इसके कंपेयर में ये स्लो तरीके से निकालेगा। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ए वाला, एक बात कौन होगा, डी वाला होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों चार्ज्ड कंपाउंड है, और चार्ज में विशेष करके मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए जब ये नाइट्रोजन H प्लस निकाल देगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये H प्लस निकाल देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा A और D होगा, लेकिन A और D में A क्यों ज़्यादा होगा, वो इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इसलिए आसानी से H प्लस निकाल दे रहा है। कंपैरेटिवली ये नाइट्रोजन जो है थोड़ा सा स्लो स्पीड से निकालता है। अब इसके बाद बात करते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के कंपाउंड हमेशा बेस कहलाते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड न्यूट्रल कहलाते हैं, तो बेस से ज़्यादा ये एसिडिक होगा। इसलिए ए के बाद डी के बाद कौन सा नंबर आएगा, सी के बाद कौन नंबर आएगा, बी। अब मिला लो, इसीलिए यही हमारा आंसर सही है। देखिए, इस सवाल में ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव स्ट्रांग कंजुगेट बेस। तो आपको मैंने पहले ही एक जादुई तरीका बताया है कि अगर एसिड वीक होगा तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ये हमेशा स्ट्रांग होगा। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर स्ट्रांग एसिड होगा तो ये हमेशा कंजुगेट बेस जो बनाएगा वो वीक होगा। एक लगे हाथ एक बात और याद रखिएगा कि एसिड में एक H प्लस निकालने के बाद जो भी सिस्टम बचता है इसको हम बोलते हैं उस एसिड का कंजुगेट बेस। तो अब देखिए यहाँ पर दो, पहले इन दोनों को हम पता करते हैं। पहले ए वाले ऑप्शन में H2O है और H2S है। अगर ये एक H प्लस निकालेगा तो OH माइनस बनेगा, ये एक H प्लस निकालेगा तो SH माइनस बनेगा। अब आपको ये बताना है कि
OH माइनस ज़्यादा स्ट्रांग कंजुगेट बेस है कि SH माइनस ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, जैसे पीरियाडिक टेबल या अन्य जगहों पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पीरियाडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे जाते हैं कोई भी हाइड्राइड कंपाउंड के लिए, तो उसकी एसिडिटी कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती है। यानी इस केस में कुछ इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम है और एसिडिटी कैरेक्टर क्या होता है हाइड्रोजन कंपाउंड का, बढ़ता है। तो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रांग एसिड है। तो जो वीक एसिड है वो स्ट्रांग कंजुगेट बेस बनाता है और जो स्ट्रांग एसिड है वो वीक कंजुगेट बेस बनाता है। तो ए वाले ऑप्शन में कौन सही होगा, तो आप बताओगे ए वाले में हमारा H2O, क्योंकि वीक एसिड है इसलिए इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। अब हम बी पे आते हैं। अब इस कंपाउंड में हमें ये पता करना है, यहाँ पर दो कंपाउंड है 3 और 4। देखिए यहाँ पर तो पता चल गया कि 2 वाला क्या होगा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस बनाएगा। अब इन 3 और 4 में हम पता करते हैं कि कौन स्ट्रांग कंजुगेट बेस बनाएगा। तो देखिए ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के इधर भी एक माइनस आई है और इस ग्रुप के इधर भी एक माइनस आई है। 2 माइनस आई के बीच जब ये कंपाउंड होगा, NH होगा, तो ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर देगा, यानी ये H+ आयन आसानी से रिलीज कर देगा। और जैसे हम लोग पढ़े थे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, वैसे आप कह सकते हैं कि ये एक्टिव NH हाइड्रोजन कंपाउंड है। यानी इस वाले हाइड्रोजन को हम आसानी से रिलीज कर सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, जबकि ये वाला आसानी इस कंपाउंड के तुलना में कम आसानी से रिलीज कर पाएंगे, क्योंकि इधर माइनस आई है लेकिन इस साइड माइनस आई नहीं है। तो 3 और 4 में अगर एसिडिक नेचर पूछा जाए तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा है बच्चों, तो आप बताओगे कि एसिडिक नेचर जो है ये 3 वाले कंपाउंड का ज़्यादा है। जब 3 वाले कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा, जबकि ये कम एसिड है इसलिए इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी 3 और 4 में कौन सही है, तो आप बताओगे 3 और 4 में हमारा 4 वाला ज़्यादा स्ट्रांग कंजुगेट बेस बनाएगा, क्योंकि 4 वाला 3 के कंपेयर में कम एसिडिक है। तो 2 के बाद कौन सा ऑप्शन होगा, 4 होगा। यानी पहले में दूसरा वाला कंपाउंड ज़्यादा वीक कंजुगेट बेस बनाएगा और फिर इसके बाद बी वाले ऑप्शन में चौथा वाला कंजुगेट बेस स्ट्रांग बनाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या है, एल्कीन है और ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन का मतलब ये क्या है, प्रोपाइन है और ये प्रोपीन है। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो एसिडिटी के केस में कई चीज़ें पढ़े हैं, उसी में एक चीज़ पढ़े हैं कि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा। ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। तो जो कम एसिडिक होता है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। यानी 5 और 6 में कौन सही ऑप्शन है, तो बताओगे 5 और 6 में 6 वाला ज़्यादा स्ट्रांग कंजुगेट बेस बनाएगा और इस तरीके से हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसका पीके वैल्यू कम है। देखिए फिर से वही बात आ गया कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अगर हमें एसिडिटी पता चल जाए तो पीके भी हम लोग पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले एसिडिटी पता लगाते हैं। देखिए ये इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, इसकी जो एसिडिटी जनरेट होती है वो ये जो रिंग के बीच में जो CH है, यहाँ पर CH है, ऐसे यहाँ पर देखिए एक कार्बन है इसी के साथ H लगा है, ऐसे यहाँ पर भी एक H लगा है। यही हाइड्रोजन आयन जब रिलीज हो जाता है तो बोलते हैं कि ये कंपाउंड क्या होता है, एसिड होता है। अब हमको ये बताना है कि इन हाइड्रोजन मतलब इन चारों कंपाउंड में हाइड्रोजन कहाँ आसानी से रिलीज होगा। तो देखिए जैसे एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे थे कि एसिडिटी
क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। वैसे एक होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस और साथ ही साथ इसकी जो स्टेबिलिटी होती है कई फैक्टर से गवर्न होती है। जैसे ये आपको पता है कि ये निगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। अगर हम इसमें से एक H प्लस निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, इसमें से माइनस H प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर अगर एक H प्लस निकालते हैं तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ पर एक H प्लस निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। देखिए ये जब माइनस चार्ज आता है यहाँ पर, पहले ये जब H प्लस नहीं निकाले थे तब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 था। क्या था, sp3। अब सोचिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 था तो ये जो तीन रिंग हैं, ये तीनों रिंग प्लेनर हैं, तो तीन प्लेनर रिंग यहाँ पर मतलब कि बहुत ही स्ट्रेंड पोजीशन यानी बहुत खिंचाव महसूस कर रहे थे। क्यों खिंचाव महसूस कर रहे थे कि तीनों रिंग तो प्लेनर है लेकिन जो बीच में एक सिस्टम बना है वो प्लेनर नहीं है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के नाते, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के नाते ये टेट्राहेड्रल है। आज जब टेट्राहेड्रल होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा ना, यानी ये नीचे इधर जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा। अब ये बताइए कैसे ये प्लेन रह पाएगा, यानी जब तक H प्लस नहीं निकला है तब तक स्ट्रेंड है इस कंपाउंड में। स्ट्रेंड का मतलब खिंचाव, इसका मतलब क्या होता है, खिंचाव। अगर कंपाउंड के अंदर खिंचाव है तो इसका मतलब अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही H प्लस निकाल देते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग में भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ भी डिलोकलाइज हो सकता है। इसलिए नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा किसके डिटर्मिनेशन में, हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन में। जब हाइब्रिडाइजेशन डिटर्मिनेशन में नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा तब इसका हाइब्रिडाइजेशन p1 p2 यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अब क्या हो जाएगा, sp2। अब ये जो बीच वाला कार्बन है ये भी प्लेनर हो जाएगा, ये रिंग प्लेनर, ये रिंग प्लेनर, ये रिंग प्लेनर और ये भी प्लेनर। तो पूरे प्लेनर सिस्टम ये पूरा का पूरा बन जाएगा और ये खिंचाव खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेजी से H प्लस निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि जो कंजुगेट बेस बनेगा वो महा स्टेबल बन जाएगा और कंपाउंड के तुलना में। यहाँ पर भी H प्लस निकालने पर देखिए जब तक H प्लस नहीं है तब तक ये sp3 है, लेकिन जैसे ही H प्लस हटा दिए तो वैसे ही ये क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, इस कार्बन का sp2 हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज बारी बारी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। एक और बात है, जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और यहाँ पर तो तीन रिंग एरोमेटिक एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। H प्लस निकालने पर ये कंपेरेटिवली कम स्टेबल होगा H प्लस निकालने पर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसका हो जाएगा, D का। D के बाद किसका नंबर आएगा, C के। और इन दोनों में अगर कहा जाए कि कौन H प्लस आसानी से निकालेगा तो हम बताएंगे H प्लस आसानी से कंपाउंड A में निकलेगा। क्यों आसानी से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन बेंजीन रिंग है। जब ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा और ये तीनों बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है। इसलिए जबकि यहाँ पर दो ही रिंग हैं, इसलिए यहाँ पर डिलोकलाइजेशन के जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं केवल 2 रिंग मिल रहे हैं। ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है कि ये इंटरेस्टिंग, महा इंटरेस्टिंग सवाल है, बल्कि इसको आप अपने कॉपी पे एक नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, D की। D के बाद किसका नंबर, C का। C के बाद A के बाद B। फिर से बातों को समझ लीजिए, D में से यानी जब ये H प्लस निकालेंगे यहाँ से एक H प्लस तो ये कंपाउंड के अंदर से खिंचाव यानी स्ट्रेन पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगी। कंजुगेट बेस की जितनी स्टेबिलिटी होती है उतना ही कंपाउंड एसिडिक होता है। यहाँ पर H प्लस निकालने के बाद ये भी स्टेबल होगा लेकिन D से कम स्टेबल होगा, और
ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा H प्लस निकालने के बाद? बताएंगे ए, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन बेंजीन रिंग हैं जहाँ पर निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होंगे। साथ ही साथ ये तीनों बेंजीन रिंग इस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन जितना सी और डी में हुआ उतना नहीं होगा। इस सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है बच्चों कि जैसे एक्स, वाई, जेड और ये डब्लू, ये चार प्रकार के हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, एक एक्स पोजीशन पे, एक वाई, एक जेड और एक डब्लू, यानी एक्स वाई डब्लू जेड। अब आपको ये बताना है कि देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की फिर बात आ गई कि कौन सा OH ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी किस OH में से हम आसानी से H प्लस निकाल सकते हैं। तो फिर से देखिए, जब यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, तो जब ये निगेटिव चार्ज आएगा तो इस रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा कंजुगेशन के माध्यम से, और जब कंजुगेशन के माध्यम से डिलोकलाइज होगा तो जाहिर से बात है ये H प्लस आसानी से रिलीज होगा। यहाँ से भी H प्लस आसानी से रिलीज हो सकता था, लेकिन ये बीच में एक ग्रुप आया है ये CH2, तो जाहिर सी बात है H प्लस निकालने के बाद ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए सबसे तेजी से H प्लस कहाँ से निकलेगा? तो आप बताओगे पोजीशन W से। तो पोजीशन W वाले एक ये ऑप्शन सही है, एक ये ऑप्शन है, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। अब एक्स वाई जेड में देख लेते हैं किसमें से आसानी से H प्लस निकलेगा। देखिए सबसे डिफिकल्टी तो यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से जो OH है एक CH2 ग्रुप है, CH2 के बाद ये निगेटिव, ये पूरा का पूरा फिनिल रिंग है। अब फिनिल रिंग अपने आप में -I होता है, यानी केवल एक CH2 के गैप में -I आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ये CH है, इसके गैप में यहाँ पर भी -I मिल रहा है, जबकि यहाँ पर ये OH है। अब ये ग्रुप है +I, ये +I, ये +I के मतलब कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन रिंग नहीं है। तो सबसे पुअर पोजीशन में कौन सा H प्लस डोनेट होगा? तो आप बताओगे सबसे पुअर पोजीशन में जो जेड नंबर पर H प्लस है ये निकलेगा, यानी सबसे ज़्यादा वाला पता चल गया और सबसे कम वाला। अब एक्स वाई अपने आप सही हो गया कि एक्स और वाई में कौन आसानी से H प्लस निकालेगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक्स वाला आसानी से निकालेगा, जबकि वाई वाला आसानी से नहीं निकालेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम निकाल लिए तो वैसे आपको सही मालूम चल गया कि CH3- है, NH2- है, OH- है, F-। डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए सबसे पहले इसको एसिड में बदल दो। जब एसिड में बदलोगे तो सब में H प्लस जोड़ना पड़ेगा, तो ये CH4 बन जाएगा। इसमें H प्लस जोड़ोगे ये बन जाएगा NH3, और इसमें आप H प्लस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? H2O। यहाँ पर H प्लस जोड़ोगे तो क्या बनेगा? HF बनेगा। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि CH4 NH3 H2O और HF में एसिडिक नेचर का आर्डर लिखिए, तो क्या लिखोगे कि CH4 जानते हो कि इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, NH3, फिर क्या होगा? H2O, फिर क्या होगा? HF। तो अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? वीक होगा। और ये क्या है? ये वीक एसिड है। तो अगर वीक एसिड होगा तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन होगा? तो बोलोगे CH3-। फिर इसके बाद किसका नंबर? ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ऑप्शन कौन सही है? P सबसे ज़्यादा, तो पहले वाला सही है।